हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो सी प्लस प्लस का जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स आज से हम जो स्टार्ट करेंगे वो ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू करेंगे। अगर हम सी प्लस प्लस जो आपकी मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में, आपकी जो सी प्लस प्लस है वो क्या है? दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऊप्स के अंदर जो मेथोडोलॉजीज होती है वो आपकी सपोर्ट करती हैं किसको? इनहेरिटेंस को, डेटा बाइंडिंग दैट इज डेटा हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और आपकी काफ़ी और चीज़ें जो होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है? जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं वो सबको क्या, जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी जो आपके क्लासेस होते हैं जिसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं सबको एज ए ट्रीट कराया जाता है, एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कराया जाता है। सबसे पहली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी वो कौन सी कंसिडर करी जाती है? दैट इज स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक को सबसे पहली ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसिडर करा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है ऊप्स के अंदर। अगर हम ऊप्स के बारे में बात करें, ऑब्जेक्ट्स किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल वर्ल्ड एंटिटी सच एज पेंसिल, चेयर, टेबल एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग इज द methodology or paradigms to design a program using classes and objects. दैट मीन्स जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करोगे तो उसके अंदर आप क्या यूज करोगे? दैट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे होगे। इट सिंप्लीफाइज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग सम कॉन्सेप्ट। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उससे क्या होता है, आपका जो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता है और जो उसकी मेंटेनेंस होती है उसको सिंप्लीफाई कर देता है। किन चीज़ों के बेसिस पर? आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या हो सकता है? दैट इज आपके पास कॉन्सेप्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट का होगा, क्लासेस का होगा, इनहेरिटेंस का होगा, पॉलीमॉर्फिज्म का होगा, एब्स्ट्रक्शन का होगा एंड एनकैप्सुलेशन का होगा। इन सारे टॉपिक्स को हम प्रैक्टिकली भी करेंगे और थियोरिटिकली भी अलग अलग कर देखेंगे। आज जो है हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस होते क्या है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें कि क्या है, एक एंटिटी है दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। एक एंटिटी जिसके पास क्या होगी? स्टेट होगी और उसका बिहेवियर होगा, वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल चेयर के जैसे, चेयर के अंदर कलर होता है, देन डिजाइन होता है, ये सब चीजें क्या है इसके दैट इज बिहेवियर्स है। पेन हो गया, टेबल हो गया, कीबोर्ड हो गया, बाइक हो गया। इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल। ये फिजिकल भी हो सकते थे और लॉजिकल भी हो सकते थे। अब क्लासेस क्या होते हैं? क्लासेस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लासेस। इट्स अ लॉजिकल एंटिटी। ये क्या है? एक की लॉजिकल एंटिटी है। अ क्लास इन अ सी प्लस प्लस इज अ फंडामेंटल एलिमेंट दैट लीड्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे बेस क्या है? आपका क्लास है। अगर क्लास है तो जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अ क्लास इंस्टेंस मस्ट बी created in order to access the user defined data type, data members and member function. क्लास के अंदर, क्लास का जब आप इंस्टेंस क्रिएट करोगे, दैट इज ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, जब भी आप क्लास के अंदर के जो आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, डेटा टाइप्स हैं और मेंबर फंक्शंस, उनको आप एक्सेस कर सकते हो। एंड ऑब्जेक्ट क्लास एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट। आपका जो ऑब्जेक्ट होगा क्लास का वो क्या प्रिंट करे, कैसे ट्रीट होगा? एज अ ब्लूप्रिंट होगा। टेक द क्लास एज अ कार एज एन एग्जांपल। इवन डिफरेंट नेम्स एंड ब्रांड्स में बी यूज फॉर डिफरेंट कार्स। यानी कि कार तो एक ही है लेकिन कार की मल्टीपल ब्रांड्स भी हो सकती है और उन ब्रांड्स के अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, सच एज सारी कार्स के व्हील्स तो 4 ही होंगे, स्पीड लिमिट, रेंज इन माइल्स, एंड इन दिस केस द कार इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील्स, स्पीड लिमिटेशंस एंड माइलेज। चलिए आगे चलते हैं। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल में बात करें तो आप क्या करते हो? हमारे अंदर क्वालिटीज आएंगी, हमारे पेरेंट्स की आएंगी क्योंकि हम उनको इनहेरिट कर रहे होते हैं। देन हमारे पेरेंट्स के अंदर किसकी क्वालिटीज आएंगी? उनके ग्रैंडफादर्स की आएंगी, दैट मीन्स उनके पेरेंट्स की आएंगी, तो वो उनको इनहेरिट कर रहे होते हैं। जब और हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की भी आ सकती है और कुछ पेरेंट्स की भी आ सकती है। दैट मीन्स हम इनहेरिट कर रहे होते हैं कुछ क्वालिटीज अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से और पेरेंट्स से। When one object acquires all the properties and behavior of parent object known as inheritance. That means एक क्लास, अगर आपका एक क्लास दूसरे क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है तो वो क्या होगा? दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस।
इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी। इससे क्या होगा कि आप कोड की रीयूज कर सकते हो। सपोज आपके पास एक क्लास था जिसके अंदर कुछ कोड्स थे, आप एक उस प्रोग्राम को, एक नया प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कोड करना चाहते थे, लेकिन आप उस और आपका जो कुछ फंक्शंस थे वो पुराने वाले प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी आपने बना रखे थे, तो आप उस क्लास को यूज करके उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। इट इज यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सब क्लासेस क्या होते हैं? सब क्लासेस और ड्राइव क्लासेस रिफर्स टू द क्लास दैट रिसीव द प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। अगर हम अपने बारे में बात करें तो हम क्या होगा? सब क्लास हो गए। हमारे पेरेंट्स क्या होगा? हमारे सुपर क्लास होंगे। और चाइल्ड्स क्या होगा? दैट इज सब क्लास होगा। द टर्म बेस क्लास और सुपर क्लास refers to the class which has subclass inherit which as subclass inherits the property. That means पेरेंट्स होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा? दैट इज सुपर क्लास होगा, ये आपका बेस क्लास होगा। इनहेरिटेंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो? रीयूजेबिलिटी। और एज अ रिजल्ट वी विश टू क्रिएट एन न्यू क्लास बट एन एग्जिस्टिंग क्लास already contains some of the code we need. We can generate our new class from the old class thanks to inheritance. आप अपने पुराने क्लास से एक नया क्लास बना सकते हो जिसके अंदर आप कुछ नए कोड लिखकर पुरानी फंक्शनैलिटी को भी ऐड करा सकते हो। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? इनहेरिटेंस तो आपको क्लियर हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म, सपोज एक ही टास्क को, एक ही चीज आप डिफरेंट वे से परफॉर्म कर सकते हो। व्हेन वन टास्क इज परफॉर्म बाय डिफरेंट वेज, अगर एक ही टास्क को हम डिफरेंट वे से परफॉर्म करें उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। इसका अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो अगर आपको एक कस्टमर को कन्विंस करना है तो आप अलग अलग तरीके से उसको कन्विंस कर सकते हो। तो ये क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। डिफरेंट सिचुएशन में कॉज एन ऑपरेशन टू बिहेव डिफरेंटली। द टाइप ऑफ डेटा यूटिलाइज इन द ऑपरेशन डिटरमाइंस द बिहेवियर। तो हमारा क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि जब भी एक टास्क को आप क्या करोगे? डिफरेंट वे से परफॉर्म कर सकते हो, तो क्या होगा? दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्शन, जब भी आप डेटा हाइड करते हो, इंटरनल डिटेल्स को हाइड करते हो, एंड शोइंग फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड only the information that is absolute necessary while concealing implementation और background information। तो जब भी क्या होता है? डेटा हाइडिंग की जो आपकी प्रोसेस होती है वो क्या किसके अंदर आती है? दैट इज एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आती है। और जो चीज आपको आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाना है सिर्फ आप वही दिखाओगे। जो हाइड करना है इंटरनल डेटा उसको आप हाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फोन कॉल, वी डोंट नो द इंटरनल प्रोसेस। हमें ये नहीं पता, जब आप फोन कॉल आप करते हो तो आपको इंटरनल प्रोसेस नहीं पता होती कि इंटरनल प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, आपकी कॉल कैसे लग रही है, क्या हो रहा है। आपको सिर्फ क्या करना होता है? दैट इज फोन कॉल करना होता है। इन C++ वी यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करोगे और इंटरफेस को यूज करोगे किसको अचीव करने के लिए? एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए। मैंने अभी आपको पहले ही जब ये वीडियो स्टार्ट करी थी आपको बताया था, सिर्फ ये ओवरव्यू है। इन सारे टॉपिक्स का अलग अलग वीडियोस क्रिएट होंगे और उनके एग्जांपल्स भी आपको उसके साथ मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये समझ लीजिए कि आज आप सिर्फ उसकी डेफिनेशंस देख रहे हैं। एनकैप्सुलेशन, रैपिंग ऑफ डेटा और कोड इनटू द सिंगल यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। अगर हम अपने डेटा को क्या कर रहे हैं? सिंगल यूनिट में और एनक्लोज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? हम एनकैप्सुलेशन यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स अब क्लास का भी एग्जांपल आप ले सकते हो। क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप्स हो सकते हैं। वो क्या है? एनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल कैप्सूल, अब एक कैप्सूल रियल लाइफ में क्या हो गया? एक कैप्सूल हो गया। इट इज wrapped with different medicine. Encapsulation is typically understood as the grouping of related piece of information and data into a single entity. Encapsulation is a process of typing together data and functions that works with an object-oriented programming. जैसे अभी मैंने क्लास को बताया था, आपका जो क्लास होगा वो क्या होगा? आपके फंक्शंस और डेटा को बाइंड कर रहा होगा। टेक अ लुक ऑफ, चले ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एडवांटेजेस क्या होती है किसकी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ओवर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। oops make development and maintenance easier where procedure oriented programming language is not easy to manage code if grows as a project size grows। जो आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपका प्रोजेक्ट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स प्रोजेक्ट में क्या आपने एक बार प्रोजेक्ट बना लिया लेकिन इसके अंदर कुछ ऐड करना था, तो वो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये इसको ग्रो करना और मेंटेन करना ईजियर है. OOPs provide data hiding, whereas procedure-oriented programming language, a global data can be accessed from anywhere. जब भी आप प्रोसीजर ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हो तो उसके अंदर आपको डेटा हाइडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती. दैट मीन्स डेटा हाइड आप नहीं कर सकते, वहाँ पर आपके पास एक्सेस मॉडिफायर्स नहीं होते. OOPs provide ability to simulate real world entity events much more effectively. We can provide solution of real world problem if we are using object oriented programming language. तो हम रियल वर्ल्ड के एग्जाम जो इवेंट्स हैं उनको एफिशिएंटली कर सकते हैं अगर हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं. वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई सी भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज C++ की. Why do we need OOPs in C++? There are various drawbacks in earlier method of programming as well as poor performance. एक तो क्या था, काफ़ी ड्रॉबैक थे और उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी. द अप्रोच could not be effective to address real world issues since similar to the procedure oriented programming. You cannot reuse the code within the program again. आपने एक बार कोड लिख दिया तो उसको आपको रीयूज नहीं कर सकते थे. There was a difficulty with global data access and so on. तो इसके लिए हमने क्या आया, दैट इज आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई और इसने इन सारी चीजों को आपका ओवरकम कर लिया. विद द यूज ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेक्स कोड मेंटेनेंस इजियर. जैसे बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस अलाउज फॉर द कोड टू रीयूज. अब इनहेरिटेंस के थ्रू क्या कर सकते हो, अपने कोड्स को रीयूज कर सकते हो. द प्रोग्राम इज सिंपलर बिकॉज यू डोंट हैव टू राइट द सेम कोड रिपीटेडली. आपको अपने प्रोग्राम्स को सिंपलर बना सकते थे, क्योंकि आपको अगर आपने एक बार कोड लिख दिया तो आप उसको यूज करते रह सकते थे किसी भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर. डेटा हाइडिंग इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द आइडियाज इन लाइक एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन. तो आप डेटा हाइडिंग भी आप यूज कर सकते हो किसके अंदर, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर. किसके थ्रू, एनकैप्सुलेशन के थ्रू और एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू. चलिए आगे चलते हैं. अब यहाँ पे बोला गया कि आपका जो C++ है वो क्या है, पार्शियल OOPs है. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C language where is a primary motivation behind the construction of C++ language. The C++ programming language is categorized as a partial object oriented programming language despite the fact that it supports OOPs concept including classes, object, inheritance, encapsulation, abstraction and polymorphism. The main function must always be outside the class. क्योंकि आपका जो मेन फंक्शन होगा वो हमेशा क्लास के बाहर होगा. एज इट इज रिक्वायर्ड, दिस मीन्स दैट वी मे डू नॉट डू विदाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड हैव टू हैव अ सिंगल मेन फंक्शन इन द एप्लीकेशन. कम से कम आपके पास एक मेन फंक्शन आपका किसके अंदर होना चाहिए, एप्लीकेशन के अंदर होगा. जब भी आप क्लासेस और किसको, ऑब्जेक्ट्स को यूज कर पाओगे, अदरवाइज इसको यूज नहीं कर पाओगे. इट इज एक्सप्रेस एन ऑब्जेक्ट इन दिस केस where the first time pure OOPs have been violated. Pure OOPs को यहाँ पे violate करा गया है. Global variables are the feature of C++ programming that can be accessed by any other object within the program and are defined outside of it. आपके global variables जो होंगे क्या होंगे, वो आपके प्रोग्राम के ऊपर डिफाइंड होंगे और वो आपके प्रोग्राम के अंदर कहीं भी आपके एक्सेस करे जा सकते हैं. यहाँ पर किसका आपका रूल ब्रेक होता है, एनकैप्सुलेशन का जो रूल है वो ब्रेक होता है. यहाँ पे क्या हुआ, एनकैप्सुलेशन इज ब्रोकन हियर. इवन दो C++ encourages encapsulation for classes and object, it ignores for global variables. ये किसके लिए इग्नोर कर रहा है, ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए इग्नोर कर रहा है इसको, एनकैप्सुलेशन को. सिर्फ किसके लिए इंकरेज कर रहा है, दैट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के लिए. इसलिए ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं कहलाती है. चलिए आगे चलते हैं. ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग क्या होता है, अगर सपोज पॉलीमॉर्फिज्म also has a subset known as overloading. An existing operator or function is said to be overloaded when it is forced to operate on a new data type. सब ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, सपोज आप कोई फंक्शन बना रहे थे, एक ही फंक्शन आप दो नाम से बना लो. सपोज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंट a कॉमा इंट b और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में दे रहा हूँ. दूसरा फंक्शन भी मैं इसी क्लास के अंदर abc बना दे रहा हूँ. यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इंट a और कॉमा फ्लोट b. सिर्फ आपके क्या होंगे, पैरामीटर्स चेंज होंगे, बाकी आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे,
एक ही नाम तो एक ही था, लेकिन यहाँ पर हम दो काम कर सकते थे एक ही नाम से। तो ये आपका क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करा, दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग या फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स पढ़े। हमने देखा कि ऊप्स के अंदर क्या क्या होता है, दैट इज आपने वहां पर देखा कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है, देन क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। इन सबको हमने आज सिर्फ एक डेफिनेशन करके देखी। इन सारे टॉपिक्स को सिंगल वीडियोस के अंदर, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट्स की अलग वीडियो बनेगी, क्लासेस के लिए अलग वीडियो बनेगी, इनहेरिटेंस के लिए मल्टीपल वीडियोस क्रिएट होंगी, एब्स्ट्रैक्शन के लिए बनेगी और आपके एनकैप्सुलेशन के लिए बनेगी, इन सब के लिए अलग, ओवरलोडिंग के लिए बनेगी, इन सब के लिए अलग अलग वीडियोस क्रिएट होंगी और उसके साथ मैं उसके एग्जाम्पल्स भी आपको दूंगा। अगर इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।